हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 अब इसमें कुछ घंटे बाकी रह गए और अब नई चीज को पढ़ने की बजाय जो कुछ आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लिया जाए तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नीट 2026 के लिए आज मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और उनके टॉपिक्स जिसको आप निश्चित रूप से पढ़ के जाएं और शायद आपको काफ़ी हेल्प उसमें मिल जाएगा। यदि आप पढ़ सकें तो इतने सारे चैप्टर्स के इन सभी टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो फर्स्ट हम लोग यूनिट 1 में सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में आ रहे हैं। इसमें आपको परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स, किसी कंपाउंड में परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट कितना कितना होगा ये तो जरूर ही पढ़िएगा। साथ में इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख लीजिएगा। तीसरा स्टोकियोमेट्री, इससे रिलेटेड सवाल आ जाता है, स्टोकियोमेट्री जरूर देख लीजिएगा। तो ये रहा आपको यूनिट 1 का टॉपिक। यूनिट 2 में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ेंगे बोर मॉडल, बोर मॉडल ऑफ एटम, जिसमें आपको रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए आप रिवाइज कर लेंगे। दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ लेंगे। रिडबर्ग इक्वेशन जरूर देख के जाइएगा और याद रखिएगा। तीसरा क्वांटम नंबर इसमें जरूर पढ़ लीजिएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ लीजिएगा। पर्टिकुलरली आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे Mn2+ का, Fe2+ का, Fe3+ का, इन सब का आयोनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जरूर पढ़ लेंगे। और इसके साथ साथ जो एक्सेप्शनल है जैसे क्रोमियम, इसी तरह से कॉपर, नियोबियम, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख कर जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। यूनिट 3 आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ के जरूर जाएंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स, एटॉमिक रेडाई का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सभी टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएंगे। इसके साथ साथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर देख लीजिएगा। इन सब से रिलेटेड सवाल आपको पूछे जा सकता है। इसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं।
केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, ये सब कैसे रिलेटेड है, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में, आप जरूर देख कर जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम लोग थर्मोडायनामिक्स में आते हैं। थर्मोडायनामिक्स में इंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बॉन्ड एनर्जी और इंथैल्पी के बीच में बॉन्ड एनर्जी एंड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके साथ साथ आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो इक्वेशन है और उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं, आपको इसे देख लेना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको इंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस, गिब्स एनर्जी चेंज और रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के सी, इस तरह के इक्वेशंस को आप जरूर याद रखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने का अभ्यास कर लें। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एसिड और बेस का कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एंड लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, साथ में आर्हेनियस एसिड बेस का कंसेप्ट बहुत इजी है, आप उसको भी देख सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो आयनिक इक्विलिब्रियम से सवाल आता है, इसमें आपको आयनिक इक्विलिब्रियम से जो सवाल आएगा, इसमें पीएच वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है। इसके साथ साथ के ए, के बी और के डब्ल्यू का क्या रिलेशन है, पी के ए, पी के बी एंड पी के डब्ल्यू का क्या रिलेशन है, ये सब भी फाइंड करने के लिए आना चाहिए। के बी और के डब्ल्यू, पी के बी एंड पी के डब्ल्यू, और साथ साथ पीएच वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और बफर सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बफर सॉल्यूशन और इसका पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं, निश्चित रूप से इसको पढ़ के जाइएगा। बफर सॉल्यूशन और इसका पीएच वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद रिडॉक्स रिएक्शन में आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट रिवाइज कर लेना है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ये रिवाइज करके जाना। इसके साथ साथ इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट,
ये भी देख लेना है। इक्विवेलेंट मास हाउ कैन यू फाइंड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फॉर द रिड्यूसिंग एजेंट। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हम लोग अब यहाँ जो ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है इसमें आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 1 में सम बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सम बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको आइसोमेरिज्म और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट और उसका एप्लीकेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट और इसका एप्लीकेशन, ये निश्चित रूप से पढ़ के जाइएगा। एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर कैसे अफेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ लीजिए। हाइपर कंजुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के लिए या अल्किन के स्टेबिलिटी के लिए हम लोग हाइपर कंजुगेशन के कंसेप्ट का यूज करते हैं, जहां पर अल्किन के स्टेबिलिटी ऑर्डर या फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी ऑर्डर से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसमें आप हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आएंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें SN1 और SN2 ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 एंड E2 का ऑर्डर क्या होगा, इसको भी हम लोग देख के जाएंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे और वो है सॉल्यूशन। क्लास 12 सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इज द यूनिट 1 ऑफ क्लास 12। सॉल्यूशन में आपको वेरियस टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लाइक मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और इसके साथ साथ ppm, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराने के लिए आ जाना चाहिए, जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद है रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब पढ़े हुए हैं 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब से क्वेश्चन आता है। जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसमें वैन टू हॉफ फैक्टर का एप्लीकेशन कैसे करेंगे, वैन टू हॉफ फैक्टर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैन टू हॉफ फैक्टर का एप्लीकेशन देकर ही सवाल पूछा जाएगा, इसके मैक्सिमम चांस है। तो ये हो गया आपको सॉल्यूशन से रिलेटेड। सॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन के बाद जो टॉपिक होगा वह होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जो सवाल पूछे जाएंगे, फैराडेज लॉ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका एप्लीकेशन।
कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा उनके सॉल्ट से, किसको एनोड बनाएंगे, किसको कैथोड बनाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन आपको पढ़ के जाना। तीसरा आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ शेल, जो आप ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल से फाइंड करते हैं, जिसको ई नॉट सेल कहा जाता है। राइट हाफ सेल का पोटेंशियल माइनस लेफ्ट हाफ सेल के पोटेंशियल का डिफरेंस करके पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शेल फाइंड करता है। और इसके साथ साथ नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं। ईएमएफ ऑफ शेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग वेस्टर्न क्यूब, लॉग वेस्टर्न क्यूब, जहां पर Q रिएक्शन कोशेंट है, इन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बैलेंस्ड इक्वेशन है, E नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है और E सेल ईएमएफ ऑफ सेल एट गिवन टेम्परेचर। यहाँ जो टेम्परेचर है, जो हम लोग जब ये इक्वेशन यूज करेंगे तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर पूछा जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे 0.0591 बाय एन का। इससे आपकी समय की बचत होगी। तो जनरली क्वेश्चन 25 डिग्री सेल्सियस पर ही पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ कॉमर्शियल सेल्स में आपको लेड स्टोरेज सेल से सवाल पूछे जाते हैं, फ्यूल सेल से सवाल आ सकते हैं। लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसमें चार्जिंग किस में, लेड स्टोरेज सेल में चार्जिंग किस में और वर्किंग ऑफ सेल किस में, कौन सा सेल रिएक्शन होगा, एनोड किसका बना होगा, कैथोड किसका बना होगा, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, कितना परसेंट H2SO4 होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। कंडक्टिविटी शेल से रिलेटेड सवाल जब आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इसमें आपको कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कप्पा से या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एंड मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, इससे रिलेटेड सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो ये सब सारे टॉपिक को आप देख लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद काइनेटिक्स में आते हैं। काइनेटिक्स में जो सवाल आएगा उसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से सवाल पूछे जाने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, ये सभी याद रखना है, क्योंकि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में आपको इससे रिलेटेड मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी आपके सिलेबस में है, आप एक नज़र जरूर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर भी देंगे। इसके साथ साथ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर और जो ग्राफ्स है वो आप निश्चित रूप से देख कर जाएंगे। ग्राफ्स जैसे टी हाफ का कंसंट्रेशन के साथ में फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन क्या ग्राफ होता है, और इसी तरह से आप रेट कांस्टेंट के साथ में जब रिलेट करते हैं टाइम को और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, उसके लिए ग्राफ क्या होता है, इन सभी ग्राफ को भी आप निश्चित रूप से देख कर जाएंगे। काइनेटिक्स के बाद हम लोग ऑर्गेनिक में आएंगे इन क्लास 12। इसमें आपको ऊर्ज रिएक्शन, हेलोल्केन में ऊर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन भर के जाना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2,
इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए, ये सभी ध्यान में रखना है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और प्रिपरेशन ऑफ ईथर, इसमें विलियमसन सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह के अल्काइल हैलाइड से विलियमसन सिंथेसिस होता है, ये हम लोग पढ़ के जाएंगे। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसमें लूकस रीजेंट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके रहेंगे। हेक्टर मेयर टेस्ट और हेलोफॉर्म रिएक्शन, कौन से अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ये भी आपको पढ़ के जाना। ऐसे अल्कोहल जिस अल्कोहल में कार्बन पर एक OH और एक हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा हो, ऐसा कोई भी अल्कोहल जो होगा वह हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ये याद रखें। इथानॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें कार्बन पर जहां OH ग्रुप है वहीं एक हाइड्रोजन है और वहां एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन में जा सकता है। इसके साथ हम लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन में, अल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडेशन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलिंस reagent, हेलिंग सॉल्यूशन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन के अंदर। ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट इन अल्कलाइन मीडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको रिडक्शन में क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अल्डिहाइड का रिडक्शन जब हम लोग कराते हैं या कीटोन का, LiLH4 का क्या एक्शन होता है, हाइड्रोजन और निकल का क्या एक्शन होगा और NaBH4 का क्या एक्शन होगा, ये सभी आपको देख कर जाना। इसके अलावा आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आएंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें आपको हेमी एसीटल और एसीटल बनता है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिससे आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आएंगे केनी-जैरो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। केनी-जैरो रिएक्शन, क्रॉस्ड केनी-जैरो रिएक्शन, केनी-जैरो रिएक्शन एंड क्रॉस्ड केनी-जैरो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन,
ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और एक और है बहुत इम्पोर्टेंट में, हेलोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म कैसे बनाते हैं हम लोग? अल्डिहाइड और कीटोन के साथ में आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराकर, या सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में रिएक्शन करा के आइडोफॉर्म कैसे बनाते हैं, यह इक्वेशन याद रहना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर होगा, इन सब को आपको इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन से, रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन से समझ के जाना है। और इसके साथ साथ आपको एक रिएक्शन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हेल वुलहार्ड जेलाइंस्की रिएक्शन, हेल वुलहार्ड जेलाइंस्की रिएक्शन। और हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के जो रिएक्शन है प्रिपरेशन में, जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पढ़ के जाइएगा। कोलवेज रिएक्शन, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको, पढ़ के जाइएगा। अल्डिहाइड और कीटोन में, एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन में एक रिएक्शन है आपको गेटरमैन कोच सिंथेसिस, ये पढ़ के जाइएगा। दूसरा रिएक्शन है ईटार्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सभी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अमीन्स चैप्टर के अंदर कार्बाइलेमीन रिएक्शन पढ़ के जाइएगा, और BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC से डिफरेंट कंपाउंड का सिंथेसिस कैसे करते हैं, जैसे सेंटमेयर रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ BDC, BDC का KI के साथ रिएक्शन, BD के साथ जो डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, सारी रिएक्शंस को आप निश्चित रूप से देख कर जाएंगे। तो ये हो गया आपको अमीन्स यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और एक लास्ट टॉपिक आपको बता देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल में ग्लाइकोसिडिक लिंक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सुक्रोज, मेल्टोस और लैक्टोस। किस किस कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंक बनता है? इन डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, मेल्टोज और लैक्टोस। और इनके हाइड्रोलिसिस से कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ये भी याद रखना है। तो ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा आपको प्रोटीन से रिलेटेड जो सवाल आएगा, इसमें आपको अमीनो एसिड्स, प्राइमरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर इसके बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इतने सारे टॉपिक को आप निश्चित रूप से देख कर जाएं, और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। यदि आप इतने सारे टॉपिक को देख कर जाते हैं, अभी आपको लगभग 2 से 3 दिन का समय मिल रहा है, यदि एक बार आप रिव्यू कर लेते हैं कम से कम, तो निश्चित रूप से बहुत से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2026 नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू।